हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महुआ स्टडी सर्किल में और मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं ग्रीन हाउस गैस और उसके प्रभाव के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से जो है वह निम्नलिखित है। कौन? तो CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, फोर्थ में है वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। फिफ्थ में है फ्लोरोकार्बन। तो यह जो है मुख्य रूप से है, इसी को हम बोलते हैं क्या? तो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। कौन सी? तो CO2 इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 इसको बोलते हैं क्या? तो मीथेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अब इधर आइए, उसको छोड़ दीजिए, वो इतना ही गैस है जो इसे बोलते हैं क्या? तो ग्रीन हाउस गैस। तो उसको बस याद रखना है कि मुख्य रूप से ना ये 4 ही है, ये 5 ही है, यही जो है मुख्य रूप से है। ऐसे तो है और भी गैस, लेकिन मुख्य रूप से जो है यही ग्रीन हाउस गैस है, यही 5। ठीक है, इसका नाम बस आपको याद कर लेना है। कौन सा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, यहाँ पर हमने बोर्ड पे जो बनाया कीर्ति, इसे बोलते हैं क्या? तो पृथ्वी है। पृथ्वी के एक पार्ट बना है जिसको बोलते हैं क्या? तो क्रस्ट। यहाँ पे हमने सूरज, यह क्या? तो सन, सूरज के फोटो बनाए यानी कि सूरज। और यहाँ पे क्या है? तो क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी परत। देखिए, सूरज से जो प्रकाश की किरण है वह चल कर कहाँ आती है? तो पृथ्वी के धरातल तक आती है। वह कुछ इस फॉर्म में चलती है, काफी तीव्र गति से चलती है, और इसे हम बोलते हैं क्या? तो शॉर्ट वेव। इसको हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट वेव। मतलब ये कि जो सूरज की जो रोशनी है यानी कि किरण है, प्रकाश की किरण है, वह शॉर्ट वेव के रूप में आती है कहाँ पे? धरातल पे। शॉर्ट वेव, इसे हम बोलते हैं क्या? लघु तरंग। शॉर्ट वेव, लघु तरंग बोलते हैं इसको, हम शॉर्ट वेव बोलते हैं। इसकी स्पीड जो है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर इसकी जो है स्पीड होती है। इसकी खोज किया था कौन? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था इसकी खोज। हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज किया था। तो शॉर्ट वेव के रूप में प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की जो तरंगे हैं, वह धरातल पे पहुंचती है। इसकी स्पीड बहुत ही तीव्र होती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए, धरातल पे हिट करने के बाद यानी कि टकराने के बाद इसमें से कुछ तरंगे वापस लौट जाती है। इसमें से कुछ तरंगे जो है वह परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट गई। अब देखिए, प्रकाश की तरंगे धरातल पे आए, कुछ टकरा करके वापस लौट गए, इसकी स्पीड काफी अधिक होती है। लेकिन जो तरंगे नहीं लौटी वह इस धरातल को गर्म करना शुरू करती है, इस धरातल को हीट करना शुरू कर देती है। ठीक है, और धीरे धीरे यह क्या होता है? तो हीट हो जाता है, यह गर्म हो गया। गर्म होने के बाद यहां से भी एक वेव निकलती है, और इस वेव को हम बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग वेव। इसको बोलते हैं क्या? तो दीर्घ तरंग बोलते हैं इसको हम, दीर्घ तरंग। इसको बोलते हैं क्या? तो लॉन्ग वेव यानी दीर्घ तरंग। इसकी खोज किया था कौन? तो मार्कोनी ने दीर्घ तरंग की खोज किया था। ठीक है, देखिए, लघु तरंग का यूज जो है ना रेडियो टेलीविजन में होता है। इसका भी यूज जो है रेडियो टेलीविजन में ही होता है। इसके बारे में अलग है चैप्टर, उसमें हम बताएंगे। तो अभी देखते हैं सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो यह क्या है? लघु वेव। यह क्या है? तो दीर्घ वेव। ठीक है, देखिए, धरातल पे जब ये गर्म होती है तो गर्म होने के बाद यहां से एक वेव निकला, उसको क्या बोले हम? तो दीर्घ तरंग। आती है किस फॉर्म में? तो आती है, वो होता है शॉर्ट वेव, और जाती है उसको बोलते हैं क्या हम? तो दीर्घ वेव यानी कि लघु दीर्घ तरंग बोलते हैं। देखिए, जब वहां से आने के बाद ये गर्म होती है, तो किरचॉफ के नियम है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार कि दुनिया के हर एक वस्तु जो हीट एब्जॉर्ब करती है वह हीट उत्सर्जित भी करती है। जो हीट के एब्जॉर्ब करेगा वह अवशोषित जो करता है वह क्या करता है? उत्सर्जित भी करता है। तो धरातल यहाँ पर देखिए, यह हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन करने के बाद यह गर्म होगा, और गर्म होने के बाद यहाँ से भी एक जो वेव है वह निकलता है, और इसे बोलते हैं क्या? दीर्घ वेव। क्यों दीर्घ वेव? क्योंकि यह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब आइए, इस धरातल से हजारों किलोमीटर तक जो है ना एक आवरण फैला हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ से, और उस आवरण को हम बोलते हैं क्या? तो उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त?
वायुमंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का एक आवरण है और इस आवरण को हम बोलते हैं वायुमंडल। जो ग्रीन हाउस गैस हम यहाँ पर लिख रखे हैं जिसमें CO2, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, जो भी गैसेज है वह सब इन्हीं वायुमंडल में क्या है तो फैली हुई है। यहाँ तक क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक बात छूट गया, बताते हैं कि यहाँ से लगभग अगर 100 किरण चलती है, मान लीजिए यहाँ से जो भी 100 किरण अगर मान लीजिए चल रही है तो धरातल पर, पृथ्वी की जो धरातल है, भूभाग है, वहां पे सिर्फ 51 ही पहुंच पाती है और यही 51 में से जो कुछ वापस लौटती है और कुछ इसको गर्म करने में लग जाती है। ठीक है, तो देखिए अब यह जो है भूभाग गर्म हो चुका है और यहाँ से दीर्घ तरंग निकलना जो है वह स्टार्ट हो चुका है। दीर्घ तरंग के रूप में यहाँ से तरंग क्या हो रही है, निकल रही है। अब देखिए दीर्घ तरंग के रूप में यहाँ से जो है किरण तो निकल तो रही है, ठीक है, लेकिन या इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस जो है इस वायुमंडल में फैला हुआ है। कौन सा गैस दोस्त? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है तो हम यहाँ पर लिख रखे हैं। इस सब का एक गुण है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसका क्वालिटी क्या है, इसका गुण क्या है, यह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि हीट को ना ये सोख लेता है। तो यहाँ से जो दीर्घ तरंग जाती है वह इस वायुमंडल से पार नहीं कर पाती है, मतलब कि इससे बाहर रह जाती है और ये जो CO2 गैसेज है और CH4 वगैरह है वह इसको क्या करता है तो अपने में सिमट कर रख लेती है, इसमें सोख लेती है और उसको सोखने के कारण इस आवरण का, मतलब कि वायुमंडल के आवरण का और खासकर धरातल के पास के आवरण का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मतलब ये कि CO2 की मात्रा अगर पृथ्वी पे अधिक बढ़ेगी तो यह दीर्घ तरंग को अपने से और भी जाने नहीं देगी और धीरे धीरे और तापमान जो है वह वायुमंडल में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं उसको मुख्य रूप से तो CO2 ही है जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वह दीर्घ तरंग को सोख लेती है, रोक देती है, जाने नहीं देती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से 100 तरंगे चलती है, यहाँ पे क्या 51 पहुंचा, 51 में जो इस धरातल को गर्म करता है और धरातल को गर्म करने के बाद दीर्घ फॉर्म में, दीर्घ तरंग के रूप में जो निकलता है वह इस धरातल ये मतलब कि वायुमंडल को पार नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि CO2 जो है इसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन क्या ये जो CO2 है हमारे लिए सिर्फ हानिकारक ही है? नहीं, यह जो गैस है ग्रीन हाउस यह सिर्फ हमारे लिए हानिकारक ही नहीं है बल्कि हमारे लिए फायदेमंद भी है। कैसे? तो आइए देखते हैं। देखिए नाइट में क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वह धरातल पे नहीं पहुंच पाती है और यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब तापमान जो है पृथ्वी पे जो पहले से था वही है, क्योंकि अब सूरज की जो रोशनी है वह नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि मान लिए कि अब नाइट हो गई, नाइट में जो है सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी पृथ्वी पे जो है यह जो गर्म हो चुका है, कौन? तो भूपट्टी, क्रस्ट जो गर्म हो रखा है, यहाँ से अभी भी दीर्घ फॉर्म में जो है वह निकल रहा है। क्या? तो तरंगे, यहाँ से अभी भी टेम्परेचर पृथ्वी का बना हुआ है और यहाँ से जो है दीर्घ फॉर्म में निकल रहा है और साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस गैस जो इसको क्या है ऑब्जर्व कर रखा है। तो तापमान अभी रात में भी लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है वह रहता ही है। ठीक है, अगर ये गैस नहीं होता तो शॉर्ट वेव में तरंगे आती, टकरा करके वापस चली जाती, तो दिन के तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता और साथ ही साथ रात के तापमान माइनस में 100 डिग्री होता, अर्थात यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं होता। तो यह हमारे लिए फायदेमंद भी है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे लिए सिर्फ हानिकारक ही है। ठीक है, चलिए देखिए अब पृथ्वी पे अगर CO2 की मात्रा बढ़ने से हमें हानि क्या है तो इसके बारे में हम लोग तो जान गए कि अगर CO2 की मात्रा जो अगर बढ़ेगी, यहाँ धरातल पे अगर इसकी मात्रा अधिक बढ़ती है तो ये दीर्घ तरंग जो है और इसमें ही रह जाएगी, इसे और मतलब कि जो वायुमंडल है और अधिक क्या होगा, गर्म होगा और हमें अधिक तापमान का सामना करना पड़ेगा और धीरे धीरे जो है यहाँ पे जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुश्किल के साथ ही क्या होगा कि जब तापमान यहाँ पे धरातल पे और अधिक बढ़ेगा तो जो भी ग्लेशियर है, जो भी क्या है ग्लेशियर वगैरह है, तो वह सब पिघलना शुरू होगा। अगर ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा कि पृथ्वी पे जो 71% में पहले से ही पानी है वह और बढ़ना शुरू होगा। तो जो भी धरातल है लगभग 29%, उस पर भी क्या होगा तो पानी बढ़ जाएगी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर जो दक्षिणी भूभाग पे, दक्षिणी क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी साउथ पोल पे, जो दक्षिणी पोल है वहां पे जितने भी ग्लेशियर या बर्फ है अगर वह पिघलता है तो लगभग ओशन जो है मतलब समुद्र की जल स्तर जो है लगभग 66 मीटर ऊपर बढ़ जाएगी। अगर हम सीधे तौर पे बोले
तो जो बंगाल के खाड़ी में जो समुद्र की किनारा है वह बिहार तक भी आ जाएगी। तो इतने भूभाग को वह क्या करेगा, कवर कर लेगी। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, तो एक तरह से हानिकारक भी है। तो CO2 की मात्रा जो पृथ्वी पर अधिक बढ़ने से क्या होगी, नुकसान होगी। तो ये था आज के ग्रीन हाउस इफेक्ट। धन्यवाद।